तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं इतिहास का चैप्टर नंबर 2, समाजवाद एवं साम्यवाद। इसको समझने के लिए हमें पिछले चैप्टर में जाना पड़ेगा, जहां हमने देखा था कि पूरे यूरोप में फ्रांसीसी क्रांति ने राष्ट्रवाद फैला दिया। और इस राष्ट्रवाद ने ऐसी स्थिति को जन्म दिया जिसकी परिकल्पना आज तक नहीं की गई थी। और इसी राष्ट्रवाद ने कई नए राष्ट्रों का उदय तय किया। जर्मनी, इटली जैसे नए राष्ट्र बने। इन राष्ट्रों के बनने के बाद कई विचारधाराओं का आगमन हुआ, जिसे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले मोरल ऑफ द स्टोरी यह जान लें कि बात क्या है कि जब फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति हुई, तो इस क्रांति ने कुलीन एवं उच्च वर्ग, कुलीन कहिए या उच्च वर्ग कहिए, इनके शासन को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। अब चूंकि फ्रांसीसी क्रांति का नेतृत्व मध्यम वर्ग ने किया और मजदूरों एवं किसानों के लिए किया गया, लेकिन अब उच्च वर्ग का शासन खत्म कर दिया फ्रांसीसी क्रांति ने, और मध्यम एवं मजदूरों ने तय किया अब समाज में कैसी व्यवस्था होनी चाहिए। इसमें मध्यम वर्ग समाजवाद के पक्ष में गए, क्योंकि वह वर्ग समन्वय में विश्वास करते थे। और मजदूर वर्ग आगे चलकर उनका इतना शोषण हुआ, उन्होंने एक नई विचारधारा को अपना लिया, जिसे हम साम्यवाद कहते हैं। अब चैप्टर शुरू करने से पहले आपसे नम्र निवेदन है, हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो। आइए शुरू करते हैं। और पिछले अध्याय में हमने जाना कि कैसे फ्रांसीसी क्रांति के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ, और इस राष्ट्रवाद ने कई परिवर्तन लाए जिसने यूरोप को पूरी तरह से बदल दिया। यानी कि नए राष्ट्रों का निर्माण हो गया, नवीन विचारधाराओं का आगमन हो गया। अब देखिए, फ्रांसीसी क्रांति, इसने स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का नारा दिया, जिसके फलस्वरूप कई देश एकीकृत हो गए। 300 खंडों में बटे राज्य एकीकृत हो गए, उनमें राष्ट्रवादी भावना आ गई, वे नए राष्ट्र के रूप में जन्म ले लिए। अब नए राष्ट्र के रूप में जन्म ले लिए, जिस राष्ट्रवाद ने जन्म दिया नए राष्ट्र को, अब उन राष्ट्रों पर प्रभाव डालेगा औद्योगिक क्रांति। देखिए, औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में होती है। इंग्लैंड में 18वीं शताब्दी में हुई। अब देखिए, यहीं से शुरुआत होगी समाजवाद की। कह रहा है औद्योगिक क्रांति हुई तो दो वर्गों का जन्म हुआ। तो औद्योगिक क्रांति किसे कहेंगे, इसे हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे, 5वें या 6ठे चैप्टर में पढ़ना इसको। उसमें पता चलेगा कि जब वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन हाथ की जगह मशीनों से होने लगता है, उसे औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। और इस औद्योगिक क्रांति का जन्म इंग्लैंड देश में हुआ। यानी कि आज के टाइम में हम जितने भी जीन्स, पैंट, शर्ट नई तकनीक के सहारे जी रहे हैं, उनको बनाने वाली मशीनीकरण की प्रक्रिया अर्थात औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में 18वीं शताब्दी में ही हो चुकी थी। अब देखिए, जब यह इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति होती है तो उसने दो वर्गों को जन्म दे दिया, एक अमीर और दूसरा मजदूर एवं श्रमिक। अब जाहिर है, जिसके पास फैक्ट्री होगी उत्पादन कार्य के लिए, वह व्यक्ति अमीर होगा। अब फैक्ट्री है तो उसमें काम करने वाले मजदूर होंगे, तो वो मजदूर क्या होंगे, गरीब होंगे। तो फलतः औद्योगिक क्रांति ने दो वर्गों को जन्म दिया, एक अमीर और एक गरीब। अमीरों का वर्ग पूंजीपति वर्ग कहलाया। याद रखिएगा, अमीरों का वर्ग पूंजीपति वर्ग कहलाया, और उन्होंने पूंजीवाद को जन्म दिया। अब देखिए, गरीब एवं श्रमिकों का वर्ग सर्वहारा वर्ग कहलाया, और इन्होंने किसको जन्म दिया, समाजवाद को और साम्यवाद को, जिसको हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पहले पूंजीवाद को समझ ले।
पूंजीवाद देश के सभी संसाधनों पर निजी व्यक्ति या संगठन का स्वामित्व हो उसे पूंजीवाद कहा जाता है, अर्थात एवरीथिंग इज प्राइवेट। अब चले जाइए अमेरिका में, फ्रांस में, ब्रिटेन में, इन देशों में आज के टाइम में आप जाइए तो हमारे यहाँ इंडिया में जाइए, रेलवे स्टेशन में खा के थूक देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, ज्यादा इतनी नहीं लगता है। लेकिन अमेरिका में जाइए, वहां पर रेलवे स्टेशन पर खड़ा होने का पैसा लगेगा, वहां पर सरकारी भवनों में जाने का पैसा लगेगा। यानी कि एक तरह से पूरी तरीके से क्या हो गया है, प्राइवेट। जो व्यक्ति कमाएगा उसका स्वामित्व रहेगा, जो नहीं कमाएगा उसका स्वामित्व नहीं रहेगा। अर्थात पूंजीवाद निजी व्यक्ति के अधिकार को स्वीकार करता है। इसके तहत क्या हो जाता है, एवरीथिंग इज प्राइवेट। अब यहां तक तो ये सिस्टम पूंजीवादियों की थी, पूंजीपति वर्ग की थी, जिसको अमीरों ने स्थापित किया था। कब? औद्योगिक क्रांति के बाद। अब मजदूर एवं श्रमिक, जिनको क्या कहा गया, सर्वहारा वर्ग। सर्वहारा वर्ग समाजवाद को जन्म देगा और साम्यवाद को जन्म देगा। अब पहले समाजवाद को समझिए, नीचे करिए, चलिए देखिए, सामाजिक समानता में विश्वास करने वाली विचारधारा समाजवाद कहलाती है। सामाजिक समानता में विश्वास करने वाली विचारधारा समाजवाद कहलाती है। अर्थात सभी को पढ़ने का अधिकार, सभी को कर्म करने का अधिकार, सभी को अच्छे से कमाने का अधिकार, अपना मन पसंदीदा कार्य करने का अधिकार। यानी कि समाज में क्या होनी चाहिए, सबके बीच समानता होनी चाहिए। इसमें विश्वास करने वाली विचारधारा ही क्या कहलाती है, समाजवाद कहलाती है। अगला है साम्यवाद। आर्थिक समानता में विश्वास करने वाली विचारधारा साम्यवाद कहलाती है। यानी कि इस सिस्टम का तो कोनो वैल्यू नहीं है। इसका मतलब है कि अगर कोई डॉक्टर है, वो भी 3,000 रुपये का महीना कमा रहा है, अगर कोई इंजीनियर है वो भी 3,000 का कमाए, तो इसे तो देश नहीं चलता है, ऐसे तो समाज नहीं चलता है। जिसके पास अच्छी दक्षता, शिक्षा एवं जो ज्यादा योग्य होता है वो ज्यादा कमाता है ना। तो यह साम्यवाद का मानना है कि हमेशा क्या होना चाहिए, आर्थिक समानता होना चाहिए। लेकिन दुनिया के कई सारे देश इसके पक्ष में नहीं गए और उन्होंने साम्यवाद को नहीं अपनाया। अब देखिए, सर्वहारा वर्ग, विश्व के सभी श्रमिकों, गरीबों तथा पिछड़ों के वर्ग को सर्वहारा वर्ग कहते हैं। अर्थात आपके देश में, हमारे देश में, चाहे कोई भी किसी भी राज्य के जो गरीब है, पिछड़े मजदूर है, उनका वर्ग क्या कहलाता है, सर्वहारा वर्ग कहलाता है। ठीक है। बुर्जुआ वर्ग, पूंजीपतियों एवं उद्योगपतियों का वर्ग बुर्जुआ वर्ग कहलाता है। यानी कि जितने अमीर वो एक तरफ, अमीरों को बुर्जुआ वर्ग, गरीबों को सर्वहारा वर्ग। याद करिएगा, अमीरों को बुर्जुआ वर्ग, गरीबों को सर्वहारा वर्ग। ठीक है। अब समाजवाद और साम्यवाद में डिफरेंस क्या है, अब ये जान लेते हैं। चलिए ऊपर लाइए, ऊपर ऊपर उसी में, इधर। अब देखिए, समाजवाद कहता है क्षमता के अनुसार वेतन। यानी कि कोई व्यक्ति डॉक्टर है तो उसको उसकी क्षमता के अनुसार वेतन, इंजीनियर है उसको उसकी क्षमता के अनुसार वेतन, क्लर्क है उसकी क्षमता के अनुसार वेतन, और चपरासी है तो उसको उसकी क्षमता के अनुसार वेतन। राज्य का अस्तित्व होता है, समाजवाद में राज्य का अस्तित्व होता है। वर्ग समन्वय की बात की जाती है। वर्ग समन्वय मतलब समाज को नियंत्रित कैसे रखा जाए, इसकी बात की जाती है। अब साम्यवाद क्या कहता है, आवश्यकता के अनुसार वेतन। अब बताइए, मान लीजिए कोई गरीब है, उसको बीमारी हो गया, 1,00,000 रुपया का जरूरत है, तो क्या उसको 1,00,000 रुपया दे दिया जाएगा वेतन के रूप में? ऐसा तो हो नहीं सकता है, क्योंकि इससे असामाजिक अस्थिरता पैदा हो जाएगी, समाज रुक सा जाएगा, लोग अपने हक के लिए लड़ने लगेंगे और देश टूट जाएगा। लेकिन यह विचारधारा यही कहती है राज्य का अस्तित्व नहीं होता है। यानी कि जैसे इंडिया में है कि बिहार है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, असम है, कई सारे राज्य हैं, उनका अस्तित्व है। लेकिन साम्यवाद कहता है राज्य का अस्तित्व नहीं होता है। यानी कि एक देश होगा, उस देश के सभी नागरिक उसके जनता होंगी और जनता के अलावा उस देश में और कुछ नहीं होगा।
अगला कह रहा है यह वर्ग संघर्ष की बात करता है। यहाँ पर हमने पॉइंट वर्ग समन्वय पढ़ा, यहाँ पर वर्ग संघर्ष, यानी कि साम्यवाद कहता है गरीबों को अमीरों से लड़ के अपना हक लेना चाहिए, यानी कि एक ही वर्ग में रहते हुए अगर कोई आपसे अमीर है तो उससे छीन लेना, अपने अधिकारों को छीन लेना उससे, न कि उससे मांगना और उससे एक तरह से संघर्ष करने लगना। अर्थात साम्यवाद एक तरह से लड़ाई झगड़े को प्रस्तुत करता है, लड़ाई झगड़े को किसी तरह भी उनका अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हुआ होगा। आगे देखते हैं। अब देखिए समाजवाद साम्यवाद, अब इनके बारे में कई सारे लोगों के बारे में पढ़ना है। यूरोप में समाजवाद और साम्यवाद उस चरम तक, अब इसके बारे में 18वीं शताब्दी में बातें होनी शुरू हो गई यूरोप में, क्योंकि 18वीं शताब्दी में क्या हुआ था, औद्योगिक क्रांति हुआ था, औद्योगिक क्रांति हुआ था। लोग अमीर और गरीब में बंट गए थे, अमीर और गरीब में बंट गए थे। बंटने के बाद इन लोगों के बारे में सोचना शुरू हुआ। अब अमीरों की तो पूंजीपति है, अमीर लोग तो अपना देख लेंगे, गरीबों के बारे में सोचना शुरू हुआ। गरीबों के बारे में दो विचारधाराएं आई, एक समाजवाद और एक साम्यवाद। समाजवाद पर कुछ दार्शनिकों ने अपना चिंतन प्रकट किया, कुछ अपने अभिव्यक्ति को जाहिर किया। देखिए समाजवादी चिंतक या स्वप्नदर्शी, और इन्हीं को बोला जाता है यूटोपियन समाजवादी। अर्थात इन लोगों ने सिर्फ गरीबों के बारे में सोचा, उनके लिए कोई कार्य नहीं किया। जैसे कोई व्यक्ति होता है ना, अपने अंदर सोचता है कि हम पुलिस बनेंगे, हम दरोगा बनेंगे, वो सोच के ही रह जाता है, सपना देख के ही रह जाता है ना। उसी तरह ये लोग समाजवादी भी लोग सिर्फ सपना ही देख कर रह गए कि गरीबों के साथ ऐसा होना चाहिए समाज में, उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। ठीक है, इसीलिए उनको स्वप्नदर्शी या यूटोपियन समाजवादी कहा जाता है, क्योंकि वो लोग सपना देखे, उसके प्रति कार्य नहीं किए। अब देखिए पहल का आदमी थे सेंट साइमन। अब आपसे क्वेश्चन होगा कि पहला समाजवादी कौन था जिसने अपनी इच्छा प्रकट की समाजवाद के प्रति, तो पहले थे सेंट साइमन। ये कहाँ के थे, फ्रांस के थे। अब इनका विचार देखिए, उनका मानना था कि अमीरों एवं गरीबों को एक साथ मिलकर प्रकृति का दोहन करना चाहिए, अमीरों एवं गरीबों को एक साथ मिलकर प्रकृति का दोहन करना चाहिए। दूसरा बात है पूंजीपतियों को हमेशा गरीबों के भौतिक एवं नैतिक उत्थान के बारे में सोचना चाहिए। और तीसरा सोच है प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार कार्य एवं उसके कार्य के अनुसार वेतन मिलना चाहिए। अब बताइए, अमीर कमा रहा है और उसको गरीबों के भौतिक एवं नैतिक उत्थान के बारे में सोचना चाहिए। अब वो कमाएगा तो गरीब को दे देगा, ऐसा नहीं हो सकता समाज में। तो इनका सोचना फेल होगा, यानी कि सेंट साइमन का सोचना असफल रहा। ये एक असफल दार्शनिक सिद्ध हुए समाजवाद के मामले में। लेकिन लास्ट में उन्होंने एक बात कही है, प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार कार्य एवं उसके कार्य के अनुसार वेतन मिलना चाहिए, जो आज लागू है। कई देशों में क्या है, लागू है। अगर हम डॉक्टर के लायक है तो हमको डॉक्टर की नौकरी मिलती है और उसका वेतन भी मिलता है जितना वो कमाता है। अगर कोई टीचर है तो टीचर के लायक है तो उसको टीचर की नौकरी मिलती है और वेतन मिलता है। यह सोच सही थी, लेकिन ये क्या रहे, सेंट साइमन असफल रहे, असफल रहे। अब दूसरे चिंतक आएंगे जिनका नाम है चार्ल्स फॉरियर। ये भी कहाँ के हैं, फ्रांस के। तो देखिए कह रहे हैं इनके अनुसार सभी को मिलकर फ्लांक्स समितियां बनानी चाहिए, अर्थात खेतों को जोड़कर कृषि कर उसके उपज को आपस में बांट लेना चाहिए। अब ये कहाँ से सही होगा, मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास 10 बीघा खेत है, किसी के पास एक को बीघा के खेत नहीं है, तो 10 बीघा वाला 1 बीघा से कभी कम मिलेगा, नहीं मिलेगा। उसका तो कभी भी उपज ज्यादा होगा इस 1 बीघा वाले से, कभी भी ज्यादा होगा, जिस कारण से यह भी क्या हो गए, असफल हो गए, समाज में समानता नहीं बन पाई और चार्ल्स फॉरियर जो है असफल हो गए। उसके बाद आए लुई ब्लां। ये भी कौन थे, फ्रांसीसी थे। इनका विचार था, इनके अनुसार आर्थिक सुधारों से पहले
राजनीतिक सुधार होने चाहिए। ये विचार तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल का है, बहुत बेटर है, क्योंकि हम अपने राज्य बिहार पर देखें तो जब तक हमारे बिहार में राबड़ी देवी की सरकार थी तब तक विकास बहुत रुक गया था, क्योंकि हम लोग सिर्फ आर्थिक देख रहे थे, राजनीतिक रूप से नहीं सोच रहे थे। और जैसे ही वर्ष 2006 के करीब में नीतीश कुमार की सरकार बनी, उन्होंने नई आर्थिक नीति पब्लिश की भारत में, और 2012 तक बिहार सबसे ग्रोइंग स्टेट बन गया। इसके अनुसार आर्थिक सुधार से पहले हमने राजनीतिक सुधार किया, अर्थात अगर नेता अच्छा रहेगा तो देश प्रगति करेगा। लेकिन लुई वाला भी क्या रहे, असफल रहे, लुई वाला भी असफल रहे। अगले चिंतक आए रॉबर्ट ओवन, ये कहाँ के थे, ब्रिटेन यानी कि ब्रिटिश थे एक, ठीक है। यह एक उद्योगपति भी थे, ये इनका फैक्ट्री था, ये बहुत बड़े उद्योगपति थे। कह रहा है इनका विचार था संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है, अर्थात अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा है संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है, क्योंकि ये एक उद्योगपति है। इन्होंने देखा कि अपने फैक्ट्री में एक बार ये क्या किए, फैक्ट्री में जितने भी मजदूर रहते थे वह आलसी पूर्ण काम करते थे एवं जल्द ही थक जाते थे, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या किया एक दिन के उनको फ्री में खाना दिया, उनको रहने के लिए अच्छी व्यवस्थाएं दी, ज़्यादा सुविधा दिया, शिक्षा स्कूल उनके बच्चों के लिए खोल दिया। अब वे फैक्ट्री के मजदूर क्या हो गए, संतुष्ट हो गए, और संतुष्ट होकर पहले जितना उनके फैक्ट्री में उत्पादन होता था उसका 10 गुना से ज़्यादा उत्पादन होने लगा। अर्थात उन्होंने अपने मजदूरों को संतुष्ट कर दिया, जिससे वे और उत्सुक हो गए और अपने मालिक के प्रति सजगता से काम करने लगे। इसीलिए उन्होंने कहा संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है। अब आगे देखेंगे। अब देखिए वो भी मतलब क्या रहे, रॉबर्ट ओवन भी असफल रहे। रॉबर्ट ओवन जो ब्रिटेन के थे चिंतक, ये भी क्या थे, असफल रहे। ये सिर्फ कह के रह गए, सिर्फ अपने मनसा में बातों को रख के रह गए, ये भी असफल रहे। अब आइए साम्यवाद पर। इस पर चिंतक थे 2 आदमी, एक थे कार्ल मार्क्स, एक फ्रेडरिक एंगेल्स। फ्रेडरिक एंगेल्स इन दोनों में सबसे मशहूर और दुनिया का सबसे खतरनाक आदमी भी कहा जाता है कार्ल मार्क्स को, तो हम कार्ल मार्क्स पर नजर डालेंगे। साम्यवादी चिंतक में एक ही हुए कार्ल मार्क्स, ये यहूदी थे, इनका धर्म क्या था, यहूदी था। इनका जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को हुआ जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में। इसके बाद इनके पिता का नाम देखिए हेनरिक मार्क्स, बाद में ईसाई धर्म को अपना लिए। हेनरिक मार्क्स क्या किए, बाद में ईसाई धर्म को अपना लिए, इसीलिए इनको अपने पापा से नहीं पटता था क्योंकि वो दूसरे धर्म को अपना लिए। इसीलिए कार्ल मार्क्स ने हेनरिक मार्क्स अपने पिता को छोड़ दिया, विवाह कर लिया जेनी से, जो इनकी बचपन की मित्र थी। कब, 1843 में। 1844 में यह चले गए फ्रांस, जहां फ्रेडरिक एंगेल्स से इनकी मुलाकात हुई, और मुलाकात के बाद फ्रेडरिक एंगेल्स इनके मित्र बन गए। क्या बन गए, मित्र बन गए। अब फ्रेडरिक एंगेल्स और कार्ल मार्क्स ये दोनों ही सर्वहारा वर्ग के बारे में बहुत सोचते थे, मजदूरों एवं श्रमिकों के बारे में बहुत सोचते थे, क्योंकि इन्होंने अपने आंखों से देखा था फैक्ट्री में इनका शोषण होते हुए। 12 घंटा 14 घंटा काम कराया जाता था और कम वेतन दिया जाता था। इससे फ्रेडरिक एंगल्स और कार्ल मार्क्स बहुत ही असंतुष्ट थे और समाज में यह स्थिति को देखना नहीं चाहते थे, ठीक है। 1844 में फ्रेडरिक एंगेल्स की मुलाकात होती है और इनके मित्र बन जाते हैं फ्रेडरिक एंगेल्स। कार्ल मार्क्स 1848 में एंगेल्स के साथ मिलकर समाजवादी घोषणा पत्र जारी करते हैं। इसे समाजवाद का जनक कहा जाता है। समाजवादी घोषणा पत्र जारी करते हैं, यानी कि सोशलिस्ट मैनिफेस्टो इंग्लिश में कह सकते हैं। जैसे कोई पार्टी अपना चुनाव के समय में घोषणा पत्र जारी करती है कि हम ये करेंगे, उसी तरह एंगेल्स और कार्ल मार्क्स मिलकर क्या जारी करते हैं, समाजवादी घोषणा पत्र, यानी कि मजदूरों के लिए ये किया जाएगा अगर आप हमारे साथ खड़े होंगे तो।
इसे समाजवाद का जनक भी कहा जाता है। इस घोषणा पत्र को समाजवाद का जनक भी कहा जाता है। जैसे किसी सब्जेक्ट का कोई जनक होता है, जैसे इकोनॉमिक्स के एडम स्मिथ है ना, जीव विज्ञान के अरस्तु है, यानी कि उत्पत्तिकर्ता एक तरह से। तो साम्यवादी घोषणा पत्र के उत्पत्तिकर्ता कौन थे? कार्ल मार्क्स थे। कार्ल मार्क्स थे। अब देखिए 1867 में सबसे प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल की रचना हुई। इसे समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है। अब यूरोप में ईसाई लोग रहते हैं, ईसाइयों की सबसे प्रमुख ग्रंथ है बाइबिल। और इस्लाम धर्म में कुरान है और हिंदू में गीता है। वैसे ही समाजवादी लोगों के लिए बाइबिल कौन है? दास कैपिटल पुस्तक है। दास कैपिटल, दास का मतलब तो नौकर यानी कि श्रमिक मजदूर, लोअर कैटेगरी का। कैपिटल मतलब पूंजीपतियों, यानी कि दास का पूंजीपतियों पर इन दोनों के बीच कैसे संघर्ष चला है, इस किताब में यही लिखा गया है। किसने लिखा है? कार्ल मार्क्स ने लिखा है। अब देखिए मार्क्स के सिद्धांत: द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत, राज्यहीन व वर्गहीन समाज की स्थापना। अब इतना सारा लिखने का मतलब है कि कार्ल मार्क्स अपने विचारों को प्रस्तुत करते हुए बताते हैं कि याद करिए उस समय जब मनुष्य जन्म लिया था इस पृथ्वी पर, उस समय जिस समाज में रहता था उस समय कोई किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं था। सभी लोग जानवरों का शिकार करके खाते थे, कच्चा मांस ही खाते थे, लेकिन उस समय भेदभाव नहीं था, ना अमीर था ना गरीब था। तो अब यह भेदभाव क्यों है? ऐसा सोच किसका है? कार्ल मार्क्स का है। इनका है, कार्ल मार्क्स का है ऐसा सोच कि अब यह भेदभाव क्यों है। लेकिन उनको यह पता नहीं है कि दुनिया काफी विकसित हो चुकी है, प्रत्येक जीव अपने लिए जीता है, अपने भरण पोषण के लिए जीता है, अपने आप को दुनिया में आगे बढ़ाने के लिए जीता है। तो भेदभाव तो होना लाजमी है, लेकिन इस बात को नहीं मानते थे मार्क्स। अब इनके सिद्धांतों के बाद देखेंगे हम कार्ल मार्क्स तथा प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ छूट गया है, यहाँ पर जोड़ लीजिएगा आप लोग। कार्ल मार्क्स तथा प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ 1864 में लंदन में होता है। ठीक है। अब कार्ल मार्क्स अपने सिद्धांतों को जहां देते हैं वहां तक फ्रांस में काफी लोकप्रिय हो जाते हैं, और लोकप्रिय होने के बाद वो अपनी प्रथम बैठक करते हैं 1864 में। कहा? लंदन में जाकर। लंदन कहाँ है? ब्रिटेन में है। अब देखिए संस्थापक कौन है? कार्ल मार्क्स है। महत्वपूर्ण बातें क्या थी? वे अपनी मुक्ति स्वयं अपने प्रयासों के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। कौन? वे का मतलब मजदूर यानी कि गरीब अपनी मुक्ति स्वयं अपने प्रयासों द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। यह किनका बात है? कार्ल मार्क्स का है। श्रमिकों का अंतिम लक्ष्य पूंजीवाद का विनाश होना चाहिए, यानी कि जो गरीब लोग हैं उनका अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए? अमीरों को लूटना, उनको मार कर खत्म कर देना, पूंजीवाद का विनाश कर देना। और उस सम्मेलन में एक नारा दिया गया जिसको बोला जाता है कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं, अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं। अब यह नारा देते ही स्टेज पर जैसे ही कार्ल मार्क्स यह नारा दिए, पूरे श्रमिकों में जोश आ गया। और इस सम्मेलन के बाद कार्ल मार्क्स दुनिया के सबसे बड़े लीडर बन के उभर गए। कैसे लीडर? तो गरीबों एवं सर्वहारा वर्ग के बारे में सोचने वाले लीडर, उनके बारे में लड़ने वाले लीडर बन गए। कौन? कार्ल मार्क्स। अब देखिए कार्ल मार्क्स, अब इसके बाद कार्ल मार्क्स यही नहीं रुकते हैं, अब सर्वहारा वर्ग के लिए वह और लड़ने का प्रयास करते हैं। कार्ल मार्क्स तथा द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ, यहाँ पर भी संघ छूट गया। कब हुआ था? 14 जुलाई 1889 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था। संस्थापक कौन है? कार्ल मार्क्स है। सदस्य 20 देशों के 400 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अब समझ जाइए इस बार वाला सम्मेलन कितना बड़ा है कि 20 देशों के 400 लोग, 400 नेताओं ने भाग लिया है। प्रत्येक वर्ष 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाएगा। इस सम्मेलन में क्या घोषित कर दिया जाता है? प्रत्येक वर्ष को 1 मई के दिन क्या मनाया जाएगा? मजदूर दिवस मनाया जाएगा।
अर्थात यह सम्मेलन की विशालता एवं इसकी महत्व इसी बात को मानिए कि उस समय ही डिक्लेयर हो गया कि 1 मई को क्या मनाया जाएगा, मजदूर दिवस मनाया जाएगा। तब से आज तक हम क्या मनाते हैं, 1 मई को सच्ची में मनाते हैं मजदूर दिवस, मजदूर दिवस। उसके बाद देखिए महत्वपूर्ण बातें क्या है, कोई भी मजदूर 8 घंटे से ज्यादा कार्य नहीं करेगा। अब कार्ल मार्क्स उस समय बहुत खतरनाक आदमी बन चुके थे, इनकी बातों को काटने वाला कोई नहीं था, और कोई काटता था तो उनके प्रति कार्यवाही होने लगती थी और सभी मजदूर इनके साथ खड़े हो जाते थे। और उन्होंने डिक्लेयर क्या कर दिया, 8 घंटे से ज्यादा कोई भी मजदूर काम नहीं करेगा। नारा क्या है, संसार के सभी मजदूर एक हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं लेकिन पाने के लिए पूरा संसार बाकी है। ये नारा पिछिलका नारा से भी बहुत खतरनाक है। सच में अगर सोचिए, गरीब आदमी के पास होता ही क्या है, लेकिन वो जब पाने पर उतर जाए तो पूरा संसार ले सकता है, ऐसे तो उसके पास कुछ नहीं हो सकता है। अब देखिए समाजवादी विचारों का सबसे पहले प्रभाव रूस में पड़ा। कहाँ पड़ा, रूस में पड़ा। अर्थात जितना कार्ल मार्क्स ज्ञान बांटे यूरोप में, जितना लड़ाई लड़े सर्वहारा वर्ग के लिए, उसका सभी लड़ाइयों का इफेक्ट, सभी साम्यवादी विचारधाराओं का इफेक्ट रूस देश पर पड़ गया। कहाँ पड़ गया, रूस देश पर पड़ गया। अब इस रूस देश के बारे में अब यहाँ पर कौन कौन सी साम्यवादी घटनाएं घटेंगी, साम्यवादी सरकार आएंगी, कौन कौन से नेता लड़ेंगे, रूस की क्या स्थिति होगी, इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इतना के लिए धन्यवाद।